कविता से कोई मरता नहीं है। संभल संभल के हर एक पाँव रख के चलता हूँ, शहर की जेब में भी गाँव रख के चलता हूँ। मेरे को लगता है आर्ट वही है जो कभी हमेशा जिंदा रहे और हमेशा किसी न किसी की आवाज बन जाए। आप हिंदी में स्क्रिप्ट लिखो तो एटलीस्ट हिंदी में लिखो, रेस्पेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू आर राइटिंग। TOH तो लिखना पड़ता है, तो क्योंकि TO लिखोते टू हो जाएगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस शहर में और हमको देना पड़ता है। हमको हर महीने तो चाहिए ना। हमको हर महीने आता नहीं है, लेकिन हमको हर महीने देना है। जहाँ पे तुम खड़े हो वहाँ पे हम खड़े हैं। तुम यहीं के हो, हम बाहर से आए हैं, तो कौन ने लंबा सफर तय किया। Hello everyone, welcome to another exciting episode of the Bohemian Project podcast. Today we have a very special guest who is not only a talented musician but also an inspiration to many of the aspiring artists in the industry. He is none other than Devendra Ahirwar, the musical genius behind the Mandi House. With a passion for music and unique style, Devendra has been able to capture the hearts of music lovers across the country. He is the lead vocalist and guitarist for the band The Mandi House. देवेंद्र, मंडी हाउस द बैंड, उसका क्रिएशन कैसे हुआ? मैं 2012 में दिल्ली आया था। दिल्ली में आया तो फिर मैं उधर बहुत सारे नाटकों के लिए गाने बना रहा था और बहुत कुछ चल रहा था उधर। और उधर के मैंने बहुत सारे ऐसे गाने बनाए जो लोगों को बहुत पसंद आए और बहुत प्यार मिला लोगों को। तो फिर उस जगह भी बहुत अच्छी थी। मैं मंडी हाउस में ही रहता था, आसपास रहता था। फिर जब मैं 14 में मेरा सिलेक्शन NSD में हो गया। तो NSD में रहते हुए भी हमने बहुत सारे गाने बनाए। हमने हमारा NSD में भी हमने पहली बार एक बैंड इंट्रोड्यूस किया जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी थे। तो हम लोगों ने मिलके उधर किया था काम। पर जब हम पास आउट हो जाते हैं तो हमको छोड़ना पड़ता है, कोई जगह छोड़नी पड़ती है, लोग छोड़ने पड़ते हैं, है ना। तो जब मैं छोड़ के मुंबई आया था तो मैं बड़ा मिस करता था उस जगह को। और मुंबई आया तो फिर बहुत सारे दोस्तों से बात होती थी कि यार कुछ करते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर एक ऐसी शो आ गया कि आप लोग अपना म्यूज़िक का कुछ परफॉर्मेंस करो हमारे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इसको ऐसे करना ही है तो फिर इसको एक नाम दिया जाए। तो ये 2018-19 की बात है। तब उस समय हमने एक पहला शो किया जिसका नाम हमने मंडी हाउस रखा। और वो बहुत ही अलग तरह का म्यूज़िक है और बहुत ही ज़्यादा उसमें ज़मीन भी है और पोइट्री भी अच्छी है, उसके लिरिक्स भी अच्छे होते हैं, कंपोजिशन भी अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो लोगों को प्यार हुआ उससे और लोग बोलने लग गए कि यार गाने कहाँ मिलेंगे, गाने कहाँ मिलेंगे तुम्हारे। फिर हमने शो करना शुरू कर दिया। हमने बहुत शो नहीं करे हैं पर हमने जितने भी शो किए हमें बहुत प्यार मिला। और तो ये मंडी हाउस का ऐसे आ गया। सो अभी तक तो जितने भी शो किए हैं हम लोग 5-6 लोग हैं जो बैंड के मेंबर हैं, जिसमें एक दोस्त का नाम है अभिनव पटेरिया, एक का नाम है दाऊद, एक का नाम है आत्मप्रकाश मिश्रा, एक का नाम था लानू अकुम जो हमारे बीच नहीं रहा, है ना, गुजर गया वो पिछले साल, है ना। और एक का नाम है आमिर मलिक। और ये हम कुछ लोग थे जिन्होंने शुरू किया था। फिर इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए। तो एक लड़का है रोहन वर्मा, वो भी जुड़ा उससे। और भी लड़के हैं, एक तुषार कदम भी जुड़ा, और भी लड़के हैं, मोहित जैन भी जुड़ा, अतिशय मिश्रा एक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, वो भी हमारे साथ शुरू से ही था। तो काफ़ी लोग थे। फिर ऐसा हुआ कि कभी किसी को टाइम नहीं है तो दूसरा आ गया, दूसरे को टाइम नहीं है। पर ये एक चीज़ कॉमन थी कि मेरे को रहना पड़ता था, क्योंकि सब लोगों को इकट्ठा करना, सबको लेके जैमिंग के लिए स्पेस तैयार करना, सबको बुलाना, भाई टाइम पे आ जाओ, शो लगवाना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैं कॉमन था। तो जब मैं नहीं रहा तब शो नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरे नहीं रहे तब वो हमने शो कर पाए। आपका मंडी हाउस का ऐसा लगता है कि इट्स अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल एंड वेस्टर्न रॉक, क्योंकि आप उसमें हारमोनियम बजाते हो, सम अदर गाय प्लेज गिटार एंड इट्स पोएट्री इन मोशन। वो इंटेंशनल वैसा है या लाइक व्हाट इज द जैम सेशन लाइक, कि आप लोग लिख के हाउ डू यू डिसाइड कि यही गाना हमको बनाने हैं और ऐसे ही बनाने हैं? हम क्या करते हैं कि कुछ गाने जो है, अधिकतर गाने मेरे हैं, फिर कुछ गाने अभिनव ने भी बनाए हैं। तो जैसे हम लोग बहुत सारे गाने हैं तो हम उनको गाते हैं, फिर तय करते हैं सारे लोग कि ये गाना हम रख सकते हैं, या एक फास्ट गाना हो गया, उसके बीच में एक इमोशनल गाना रख सकते हैं, या सेंसिटिव गाना रख सकते हैं। तो कितने गाने रखने हैं, कितना ड्यूरेशन है शो का, कितना कई लोग बोर तो नहीं हो जाएंगे, सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं। आखिरी शो हमने किया था इसमें, क्या बोलते हैं, मुकेश चावड़ा का जो फेस्टिवल है ना, खिड़कियाँ, तो उसमें किया था हमारा शो। तो फिर वो हाउसफुल था और बहुत लोग उसको प्यार करने के लिए आ गए थे। पर उधर बहुत लोग आ गए थे तो इसलिए बहुत टू मच हो गया था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा रहा। बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार किया, इतना, क्योंकि हम लॉकडाउन के बाद पहली बार कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। आपका एक गाना है मारे जाएंगे, उसका जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं वो उस गाना प्ले कर देता हूँ सो दैट एवरीवन विल नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
बट उसका गाना मारे जाएंगे, इट इज डिजाइन दैट वे कि इट प्लेज ऑन द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम. जी जी. सो दिस इज द सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने कुछ नहीं बोलने पे आदमी मर जाता है. जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे. जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे. कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे. जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, वो मारे जाएंगे, मारे जाएंगे. सो ये जो इस एक तो स्टार्टिंग का लाइन है कि आदमी कुछ नहीं बोलने और कुछ नहीं करने से मर जाता है, वेरी पोएटिक. और जो पूरे सॉन्ग का कंपोजिशन है, इट इज ऑन द जनगण मन का ट्यून पे, एंड इट सच अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेटमेंट. इसका आइडिया लाइक हाउ दैट सॉन्ग केम टू बी अबाउट, बिकॉज आई रियली लव दैट सॉन्ग. थैंक यू. मैं भोपाल में था तब मैंने ये कविता पढ़ी थी, मारे जाएंगे. और ये हमारे समय के हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं, राजेश जोशी, उनकी कविता थी. तो जब मैं 10-11 की बात बता रहा हूँ आपको, तो उस समय मैंने मारे जाएंगे कविता मुझे बहुत पसंद आई थी. इसके बाद मैं दिल्ली आया, एनएसडी में रहा. फिर आखिरी साल में हमारा आखिरी एक प्रोडक्शन हो रहा था, जो एक सोफिया स्टेप नाम की एक बंदी आई थी जर्मनी से, वो करा रही थी. तो उनने बोला था कि उनको कुछ ऐसा चाहिए. उस समय ये चल रहा था कि नेशनल एंथम पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, सिनेमा हॉल में खड़ा होना पड़ेगा. उसमें बहुत सारी न्यूज आ रही थी कि जो नहीं खड़े होते थे उनको मारते थे, है ना. इस तरह से थोड़ा वो चल रहा था. तो हम लोगों ने उस समय फिगर आउट किया था कि क्या कर सकते हैं. तो हम वो सोफिया ने और हम लोगों ने तय किया कि हम इसको नेशनल एंथम की तरह कुछ कंपोज करते हैं. पर उसके लिए पोइट्री नहीं मिल रही थी, तो पोइट्री मैं निकाल के लाया कि मैंने कहा ये पोइट्री रख सकते हैं. और फिर इस पोइट्री को हमने उससे बनाया, और ये गाना ऐसे कंपोज किया था कि कभी कभी लगेगा नेशनल एंथम है, कभी कभी लगेगा कि नहीं है. तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको खड़ा होना है नहीं खड़ा होना है. पर जिस तरह के हालात हैं देश के, उस तरह के हालात में तो बहुत ही फिट बैठती है. और इन्होंने राजेश जोशी ने तब लिखी थी जब इमरजेंसी के टाइम पे लिखी थी कविता. तो वो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी सबके लिए ये एक तरीके से विरोधाभास है कि वो विरोध की आवाज बनेगी, ये वाली बात. और दूसरी बात जो दूसरी है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने कुछ नहीं बोलने पे आदमी मर जाता है. ये जो पोइट्री है ये है उदय प्रकाश जी की, जो दूसरे हमारे देश के बहुत बड़े नोवेलिस्ट और पोएट हैं और फिल्म मेकर हैं, उदय प्रकाश जी. उनका लिखा हुआ ये कविता थी, आदमी नाम से कविता है ये. तो ये कविता हमने रखी थी क्योंकि ये दोनों कविताएं लगभग हमें एक ही फैमिली की लगी. तो फिर उसको भी रख दिया और इस गाने को बनाया. और जब हमने शो किया तो बहुत ही ज़्यादा इसको प्यार मिला. इसके बाद ये गाना हमने बैंड में गाया तो भी बहुत सारे लोगों ने प्यार मिला. फिर ये लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री है दहली, तो वो रूही और रजत सैनी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बनाई है वो डॉक्यूमेंट्री. तो उन्होंने ये गाना उसमें भी रखा. तो ऐसा वाला सीन है कि उसमें हमारा कुछ नहीं, हमने उसको कंपोज कर दिया थोड़ा जितना कर सकते थे. पर पोइट्री में भी बहुत जान है. बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा है और बहुत सारे लोग इससे हमेशा प्रोटेस्ट में कविता पढ़ी जाती है, और ये पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि मेरे को लगता है आर्ट वही है जो कभी हमेशा जिंदा रहे और हमेशा किसी न किसी की आवाज बन जाए. मेरा अगला सवाल आपसे उसी के रिलेटेड होने वाला था कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है ऑन दिस थिंग कि शुड आर्ट बी यूज्ड एज अ मैटर फॉर सोशल चेंज. और आई विल फ्रेज इट अनदर वे कि जो आर्टिस्ट जो किसी पर्टिकुलर मुकाम पर है और दे कैन हैव अ वॉइस, शुड दे यूज आर्ट फॉर सम सोशल एंड पॉलिटिकल कॉजेस. डेफिनेटली. अभी अभी बनी है ना, भीड़ फिल्म बनी है ना, आर्टिकल 15 बनी है ना, जय भीम बनती है ना फिल्में. राइट. अभी मुझे क्या लगता है कि अगर हम नहीं बोलते हैं, अगर हम नहीं कहते हैं, अगर मैं डायरेक्ट किसी से भिड़ूंगा, डायरेक्ट किसी को जवाब देने के लिए जाऊंगा, तो मैं बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा सकता हूँ. मेरे घर तक पहुंच जाएगी बात, मेरे घर वालों को भी डराया धमकाया जा सकता है क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं. राइट. तो इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि आर्ट एक ऐसा माध्यम है, मैं जिस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ मैं उस चीज़ को लिख दूंगा, मैं उसको कविता में ला दूंगा. तो और
क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ ना, मैं हमेशा नहीं बोलता रहूंगा, मैं कभी कभी कोई बात बोलूंगा जो लंबे समय तक जिंदा रहेगी, जैसे मारे जाएंगे जाएंगे जिंदा है ना, जैसे आदमी कविता जिंदा है, जैसे फैज अहमद फैज की वो नज्म है हम देखेंगे जिंदा राइट। है ना। तो ऐसा वाला है मेरा मानना, क्योंकि जो उसकी एक लाइन है, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, वो मारे जाएंगे। राइट। बट देवेंद्र, एक अदर साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी आता है इस केस में कि आप आर्टिस्ट हो, यू हैव द लग्जरी टू डिसेंट, और जो कॉमन पर्सन है उसके पास वो लग्जरी नहीं है कि वो सोशल कमेंट्री पे लाइक ही कैन मेक एनी सोशल कमेंट्री ऑन दैट। सो वो सॉर्ट ऑफ लोग आर्टिस्ट के डिसेंट को ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल हायरार्की उसको एज अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज ट्रीट करने लग जाते हैं, एंड दे डोंट ट्रीट इट लाइक कि हाँ ये सच में बंदा कुछ कहना चाहता है। क्योंकि क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसको इसको प्रोटेस्ट का एडवांटेज उठाते हैं, कुछ सेंसेशनल कविताएं लिख के वायरल हो जाते हैं, है ना, वायरल हो जाते हैं, उनका नाम हो जाता है अचानक, और फिर वो पैसे लेके काम करने लग जाते हैं, मतलब तो एक ये भी मसला है, एक ये भी मसला है, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, पर मेरे को ये लगता है कि अधिकतर लोग, पर मेरे को ये मामला है कि उस कविता से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी की हत्या नहीं कर रहा है, वो किसी को गाली नहीं दे रहा है, वो एक कविता कह रहा है, वो अपने लिए भी कह रहा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसके पास इतना पावर नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा कोई बैठा नहीं है जो उसको रातों रात स्टार बना दे, मेरे को लॉन्च होने से पहले ही मेरे मिलियन फॉलोअर हो जाए, ऐसा तो नहीं है। तो अगर वो ऐसा करता भी तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसके किसी भी कदम से किसी को नुकसान नहीं है, नुकसान उनको ये जो पावर में लोग हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कविता में तो, या पोइट्री में या गानों में तो इतनी ताकत है कि अगर कल के दिन मैं भी पावर में आ जाऊं और मैंने कोई गाना बनाया है तो ये गाना मेरे खिलाफ भी बज सकता है। राइट। है ना। राइट। एक आपका एक और कविता, आपने एक पोएट्री लिखी थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका टाइटल क्या था, आई थिंक यात्रा और समथिंग, उसमें आपने एक लाइन लिखा था जो काफी हिट किया था, मुझे उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। लाइन आपने ये लिखा था कि जब मैं रोता हूँ तो आंसू नहीं, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि जब मैं रोता हूँ तो आंसू नहीं आते, हिंदी निकलती है। सो आई कैन मेक आउट कि हिंदी का आपकी लाइफ में बहुत महत्व है। वो लाइन ऐसी थी कि मेरी आंखों से आंसू नहीं, हिंदी बहने लगती है। जब हम बम्बई आते हैं या किसी शहर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, तो इतनी अंग्रेजी सुनते हैं, और तो आपको ऐसे एक अलग तरीके से, क्योंकि मेरे को नहीं मिला वो एनवायरनमेंट, तो मेरी उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और मैं फोर्सफुली सीखना भी नहीं चाहता कि आपके प्रेशर में आके, आपके बाजार में आके मैं सीखूंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जिनको नहीं आती अंग्रेजी, पंकज त्रिपाठी से लेकर ओमपुरी जैसे लोग जिन्होंने हॉलीवुड में भी काम कर लिया, नहीं आती है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं आती अंग्रेजी, पर वो कर रहे हैं ना काम, और उनको मानना पड़ेगा आपको, वो टैलेंटेड लोग हैं। तो मेरे को ये मानना पड़ता है, जैसे जैसे आप फोर्स करते हो कि अरे तुमको नहीं आती क्या, अरे तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि तुमको आती नहीं होगी, ये वो फलाने का, तो फिर मेरे को थोड़ा चुभती है बात। और ये भी एक चलन है कि कहीं भी बैठोगे तो अब 10-15 अंग्रेजी फिल्मों के नाम लेके पूछोगे कि तुमने देखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आपका प्रेशर बन जाता है कि भाई अरे यार मैंने नहीं देखी है, तो आपको देखनी पड़ती है अगली बार आके, क्योंकि आपको बैठना है ना उनके बीच में। तो ये उन लोगों के लिए है कि यार कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं आती है, पर वो हैं सिंपल सरल लोग जो अपनी ज़मीन से प्यार करते हैं, जो उन्होंने सीखा है। मेरी मदर टंग नहीं है हिंदी, मैं बुंदेलखंड का हूँ, तो मेरी माँ बुंदेली बोलती है, जो माँ बोलती है वो भाषा हम बोलते हैं, बोली हम जो बोलते हैं वही हमारी मदर टंग होती है ना, मातृभाषा होती है। पर हिंदी क्या है कि हिंदी से ही मैंने लिखना शुरू किया, उसको पढ़ के ही मैंने सीखा कि लिखना क्या होता है, उसको बोल के ही मैंने अपने दोस्तों से बात की, और हिंदी में ही मैंने अपनी प्रेमिकाओं को चिट्ठियाँ लिखी, हिंदी में ही मैंने हाँ, है ना। तो अभी मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है, और आप उसको छोटा समझने के लिए अगर ऐसे बोलोगे, तो मुझे लगता है कि अगर कोई बाहर से विदेश से बंदा आता है हिंदुस्तान में, वो तो आपकी हिंदी नहीं सीखता, आपको उनकी भाषा सीखने की इतनी पड़ी है कि आप अपनी भाषा को छोटा समझ लग जाते। तो भाषा के लेवल पे, लिंग के लेवल पे, जेंडर के लेवल पे, और ये कास्ट के लेवल पे, धर्म के लेवल पे जो भी क्रिटिसिज्म करता है या जो भी किसी को डोमिनेट करता है, ये गुनहगार लोग हैं, और इनमें कभी मैं भी आ जाता हूँ, कभी आप भी आ जाते होंगे, कभी कोई ना कोई आ ही जाता होगा, डेफिनेटली आ जाता होगा। हम कितना बचेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे हो जाती हैं गलतियां। तो मैं वही कह रहा था कि कविता से कोई मरता नहीं है, कविता से कोई मरता नहीं है। तो मैंने अपनी बात भी कह दी, जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी बात समझ में आई,
और जो लोग नहीं करते, जिनके साथ होता है, उनको भी बात समझ में आएगी, सबकी बात है। कहीं तो मैंने पढ़ा था कि अगर आपको किसी कल्चर को सेल्फ डाउट में डालना है या उनको इंफीरियर फील कराना है, यू फर्स्ट अटैक द लैंग्वेज दोज पीपल लैंग्वेज, स्पीक, right? Because यस। language is a medium, is a very strong thing that someone can have. And जावेद अख्तर का भी एक इंटरव्यू था जिसमें वो बोलते हैं कि आजकल बॉलीवुड में जो भी स्क्रिप्ट लिखता है वो रोमन में लिखता है. ही इज वेरी पिस्ड ऑफ बाय दैट. को उनको बहुत गुस्सा आता है कि यार आप हिंदी में स्क्रिप्ट लिखो तो एटलीस्ट हिंदी में लिखो. रेस्पेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू आर राइटिंग और इन विच यू आर मेकिंग द फिल्म. सो आई थिंक यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम प्लेस. अब वही लिखना पड़ता है, TOH तो लिखना पड़ता है, तो राइट. क्योंकि TO लिखो तो 2 हो जाएगा, तो आप उसको पता नहीं क्या कर रहे हो उसके साथ, क्यों कर रहे हो. आप बोलते हिंदी हो, हिंदी और तुम्हारी ऑडियंस है, हिंदुस्तान में ही तुम्हें रहना है, तो फिर आप हिंदी में बात कर सकते हो. मैं उनसे दूसरी भाषाओं बोलियों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, इतनी सारी वेरिएशन है हमारे देश की भाषाओं में, बोलियों में, तो अच्छी बात है. जो लोग प्यार करते हैं उनको प्यार करने दिया जाए, मेरा कहने का मतलब ये है. आप ये मत बोलो अरे तू इससे प्यार करता है. भाई जो जिससे प्यार करता है वो उसकी ऐश्वर्या राय है, वो इसकी मुमताज है ना. राइट. अब तुम बोलोगे इससे प्यार करता है क्या, अरे इससे निकल बाहर, उसको देख. अरे भाई फिर तो ऐसे दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, हजारों भाषाएं हैं, तो मैं क्या क्या सीखूंगा. और मैं काम करने आया हूँ कि सीखने आया हूँ. मेरे को जितना सीखना था मैंने सीख लिया, मैंने पढ़ाई कर ली है अपनी. मैंने हिंदी से ग्रेजुएशन किया था, फिर MA किया, फिर मैंने MP स्कूल ड्रामा में पढ़ाई करी, एक्टिंग की, फिर मैं NSD चला गया. अब तुम चाहते हो मैं पढ़ पाया, मैं अपनी जहाँ जैसे समझना था मैं समझ पाया, और मैं अपनी जमीन को साथ लेके चलता हूँ. मेरी एक लाइन है, संभल संभल के हर एक पाँव रख के चलता हूँ, शहर की जेब में भी गाँव रख के चलता हूँ. अरे वाह. है ना, तो वैसा वाला मामला है. सिंस यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, कोई पर्टिकुलर चैलेंजेस जो आपको लगता है और समथिंग दैट यू वांट टू चेंज इन द होल म्यूजिक सीन इंडिया में? एक तो ये जो बहुत सारे लेवल हैं और उन तक पहुंचने की जो जद्दोजहद है, जो सफ़र है, और फिर ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने गाने ऐसे दे देते हैं कि आप वीडियो बना देना तो मेरा नाम हो जाएगा. तो अभी आपके पास इतने इतने सब कुछ वो ट्रेंडिंग करने के लिए होने लग गया आजकल. ट्रेंडिंग करने के लिए, तो अपने आप का जो, या ऐसे कि पैसे के लिए जो तुम ले लो, बस मुझे पैसे दे दो, अपना नाम ले लेना. कितने गाने ऐसे बिचे हैं, कितने आर्टिस्ट हैं जो बता नहीं पा रहे हैं कि मेरा काम था ये जो आया है, क्योंकि उनको मजबूरी में बेचना पड़ा, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस शहर में और हमको देना पड़ता है. हमको हर महीने तो चाहिए ना, हमको हर महीने आता नहीं है, लेकिन हमको हर महीने देना है. राइट. हम, है ना, तो फिर इस चक्कर में लोग बेच देते हैं. तो मुझे यही लगता है कि कम से कम में भले रहना सीख लो, बहुत कम से कम में रह के आप अपने आर्ट को बचा सकते हो, और जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तभी आप बहुत कुछ कर रहे होते हो. आप NSD गए थे, यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम NSD, उसके बारे में थोड़ा बताइए. मैं उधर गया था क्योंकि हर जो भी आदमी निकलता है गांव से, छोटे शहर से, तो वो एक्टर बनने के लिए ही निकलता है. राइट. और बाद में मेरे को जब मैं स्कूल आ गया तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास बहुत कहानियां हैं, मेरे को कुछ कहना है, मेरे कुछ लोग हैं जिनकी कहानी अभी तक नहीं पहुंची है. तो फिर उसके लिए मैंने चुना कि मेरे को स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा. तो मैंने डिज़ाइन डायरेक्शन लिया, और फिर मैंने अपने लोगों की बात करने के लिए बहुत सारे नाटक बनाए जिनको बहुत सारा प्यार मिला. एक नाटक था मेरा डीरेल्ड, जिसको बहुत ही प्यार मिला, बहुत ज़्यादा ही उसको प्यार मिला. ओलंपिक में हुआ था, ओलंपिक होता है बहुत सालों बाद. उसके अलावा मैं मुंबई आ गया, तो मुंबई में मैंने एक नाटक बनाया था, कांची हाउस, जो क्योंकि डीरेल्ड बहुत महंगा नाटक था, 4-5 लाख का नाटक था, और कांची हाउस था 5,000 का नाटक. क्योंकि मुंबई में आपके पास नहीं है सुविधाएं, तो आपको सीखना पड़ेगा कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा में कैसे बनाना है. तो कांजिया उसको भी बहुत प्यार मिला. मैंने उसके 23 शो किए, दिल्ली भी ट्रेवल किया, मुंबई में तो हमने बहुत शो किए, बहुत सारे लोगों ने देखा, सब ने प्यार दिया. नसीर साहब ने भी देखा, रत्ना जी ने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा है, और तो उसको भी बहुत प्यार मिला. और अच्छा काम करते तो प्यार मिल जाता है. और अभी भी मैंने एक नाटक किया जो नेहा ने ही उसको कॉन्सेप्ट दिया था उसका, तो मैंने उस नाटक किया जंतर मंतर. इसके पहले मैंने एक नाटक किया था भूल चूक माफ. इसके पहले एक नाटक हम लोग कर रहे थे जो बहुत बड़े लेवल पे था, ये महानगर की जुगनू, जिसका म्यूजिक मैंने बनाया, उसमें एक्टिंग में करता था. तो नाटक तो चल ही रहा है. जब ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है कि पैसे नहीं है, या दिल दुख रहा है, या अकेलापन लग रहा है, तो फिर नाटक की तरफ लौट आता हूँ. नाटक तो ऐसा है, माँ की तरह है. बट आप एक्टर भी हो, आप डायरेक्शन भी देखते हैं, आप म्यूजिशियन भी हैं, आप लिखते भी हैं. आपको सबसे ज्यादा सुकून किस चीज में मिलता है? ये मेरे को क्योंकि मेरी शुरुआत म्यूजिक से हुई है, तो म्यूजिक भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो मैं अपनी बात है
जो मुझे बड़े स्केल में कहनी है, तो वो मैं अपने नाटकों से कहता हूँ। तो मुझे नाटक भी अच्छे लगते हैं। लिखना भी मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि अगर मेरी बात को मैं नहीं लिखूँगा तो फिर कौन लिखेगा? मैं जहाँ से दुनिया को देख रहा हूँ, वहाँ से हम्म। कोई और नहीं देख रहा है। आप मेरे बगल में खड़े रहोगे लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेरे जो बॉडी में, मेरी यादों में, मेरी मसल मेमोरी में इतने सारे जो अनुभव हैं, वो मेरे अनुभव मुझे बताते हैं कि मुझे किस चीज़ को कैसे देखना है। हम्म। तो मेरे को पता है कि मैं कोई कहानी कहूँगा, एक ही टॉपिक पे 2 लोगों को बोला जाएगा कि आपको कहानी कहनी है, तो वो कहानियाँ हज़ारों तरीके से अलग होंगी। मैं बोलूँगा गाँव की कहानी आपको लिखनी, गाँव की कहानी मुझे लिखनी है, आप भी गाँव से हो, मैं भी गाँव से। मैं कह रहा हूँ मेरा भाई भी लिखेगा मेरे जैसी कहानी, तो हम दोनों की कहानी अलग होगी। हम्म। तो मेरे को ये है, म्यूज़िक हो गया, नाटक हो गया, राइटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, इन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये वैसा टाइप का है। मैं थोड़ा ये विशाल भारद्वाज की परंपरा का हूँ। मैं हम्म। ऐसे मानता हूँ, क्योंकि वो लिखते भी हैं, कंपोज करते हैं, लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। बस वो एक्टिंग उन्होंने शायद कभी नहीं करी है, पर मैं कर रहा हूँ। मेरे को तो मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ऐसे अभी फिल्म बनाऊँ, कुछ करनी है, मुझे फिल्म बनानी पड़ेगी। यू मेंशन कि विशाल भारद्वाज के आप पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, उनके अलावा कोई ऐसे सिंगर और म्यूजिशियन जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं? लिरिसिस्ट तो मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे अमिताभ भट्टाचार्य बहुत पसंद है। गुलजार साहब तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। हाँ, और म्यूजिशियन में जो जो गाने जो मुझे मैं सुनता हूँ, अक्सर सुनना चाहता हूँ, वो एक बंदा है, शाश्वत। हम्म। उन्होंने भी कुछ कुछ गाने बहुत अच्छे बनाए, उरी के गाने बनाए थे उन्होंने। और बाकी तो रहमान साहब हैं ऑल टाइम फेवरेट, तो उन्हीं को ही सुनता हूँ। और बाकी हिंदुस्तान के फोक गाने हैं, जो भी कोई गाएगा कहीं से भी लेके आएगा, उनको मेरे को अच्छा लगता है सुनना। किसी भी बोली में हो, भाषा में हो, मैं उनको बहुत ही दिल से सुनता हूँ। और बहुत ही वेरिएशन है, चाहे वो पहाड़ी गाने हो, चाहे राजस्थानी गाने हो, चाहे वो इधर साउथ के गाने हो। आपका सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस क्या रहता है? लाइक डू यू क्रिएट सॉन्ग्स एंड अराउंड कोरस एंड मेलोडी, या फिर आप पहले पूरा सॉन्ग लिख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आप बाद में ऐड करते हैं? क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मैं ऐसे रैप चलते हुए मुझे कुछ आता है, दिमाग में आता है, तो मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, उसमें रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और अधिकतर तो मेरे गाने ऐसे बनते हैं कि साथ में लिखा है, साथ में कंपोज़ हुआ। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं लिख के कंपोज़ करूँ, पहले लिख लिया फिर कंपोज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता मेरे साथ में। मैं कंपोज़ करते-करते ही लिख देता हूँ। तो मैं उसी को फ़िगर आउट करता हूँ। पहले मैं 2-4 लाइन बना लेता हूँ, फिर उसको बैठता हूँ, मुझे लगता है काम करेंगे। क्योंकि आपको पढ़ने का थोड़ा शौक रहा है, अभी तो नहीं पढ़ पाते, अब टाइम नहीं है इतना, पर मैंने काफ़ी उस समय पढ़ा है, पोइट्री बहुत पढ़ी है। सबको जितने पोइट मेरे को मिलते गए, चाहे वो केदारनाथ सिंह हो, उदय प्रकाश हो, विनोद कुमार शुक्ल हों, है ना? केदारनाथ सिंह हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, जो भी हैं, नेमीचंद जैन हो, जितने भी पोइट हैं, उदय प्रकाश हों, ये अपने गीत चतुर्वेदी हों, राजेश जोशी हों, जितने भी लोग मिलते गए उनको पढ़ता गया। सुभद्रा कुमारी चौहान से लेके अमृता प्रीतम तक जो भी मिलते गए उनको पढ़ते गए। तो वो पोइट्री का एक सेंस है। और गाने भी मैं बहुत ही ऐसे नहीं सुनता कि बहुत अच्छा म्यूजिक है, मेरे को लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। अगर लिरिक्स अच्छा है तो मुझे बहुत मजा आता है, अगर लिरिक्स अच्छा नहीं है तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। मतलब कोई भी गाना है, जो ऐसे भी गाने हैं जो किसी ने सुने भी नहीं है, पर उसके लिरिक्स मुझे पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनको कभी गुनगुनाता हूँ तो लोग कहते हैं कहाँ का गाना है ये? तो मैं बोलता हूँ कि उस फिल्म का गाना है, तो अरे हमने तो सुना ही नहीं है। हाँ, आई थिंक चलो। आजकल लोग वही गाने सुनते हैं जो या तो इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहे हैं, या समवन बेसिकली ट्रेंडिंग हाँ गाने लोग ज्यादा सुनते हैं कंपेयर टू एक्चुअल गुड सॉन्ग्स। हाँ, डेफिनेटली ये तो हमेशा ही होता है। एक थिएटर के बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, बाबा करंत उनका नाम था, बीबी करंत। और उन्होंने बहुत ही म्यूजिक बनाया, उन्होंने बहुत सारे नाटक डायरेक्ट किए, एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने एक बात कही थी सिद्धि और प्रसिद्धि के ऊपर, कि आपको प्रसिद्धि बहुत आसानी से मिल सकती है, लेकिन आपको सिद्धि चाहिए तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। मेहनत लगती है। तपस्या करनी पड़ेगी। तो आप एक गाना बना के वायरल हो जाओगे, फिर गायब भी हो जाओगे। ये वैसे ही है कि किसी रियलिटी शो को जीत लेना फिर गायब हो जाना। हम्म। कितने बच्चे आते हैं रियलिटी शोज में, कहाँ हैं बच्चे? उनकी लाइफ खराब हो जाती है, उनका पूरा मामला ऊपर हो जाता है, वो पढ़ने में अच्छे बचते नहीं है, उनको अटेंशन इतना मिलता है, फिर उनको धीरे धीरे अटेंशन कम हो जाता है, फिर वो कहाँ चले जाते हैं। अभी वो बचपन का प्यार वाला बच्चा याद है आपको? हैं? कहाँ है वो?
क्या है, राइट? कहाँ है वो है? कहाँ है वो? उसके राइट, साथ तो क्या हो गया, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा होगा, बादशाह ने उसके साथ वीडियो कर दिया, वीडियो बहुत करके सारे लोग उसका। उसके साथ आ गए उसके साथ में। अब वो कहाँ है, अब उसको कौन पूछता होगा? पहले तो उसको थोड़ा थोड़ा सभी एंटरटेन करते थे, एक हम्म, महीने ज्यादा से ज्यादा एक महीना एंटरटेन करते हैं, नॉट एक महीना तो ओनली, वैसा है। सो आई थिंक एक दो हफ्ते ही उसका हाँ वो चला था। आई थिंक आफ्टर एक दो हाँ महीने, एक दो हफ्ते के बाद ही बादशाह का गाना भी आ गया था उसका। हाँ जी हाँ जी। तो अब कहाँ है बच्चा? वो तो वही वाली बात है कि आप बाजार के चक्कर में किसी मासूम को भी यूज कर लेते हो। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है, पर मेरे को ऐसे नहीं बनना है, मेरे को चाहिए, मैं धीरे धीरे ही बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे हमारी उम्र में उम्र जुड़ती है। मैं कल 32 साल का था, अब ये 33 साल का हो गया। धीरे धीरे हुआ ना ये सब कुछ, है ना? मैं अचानक से नहीं हो पाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर भी लगता है कि अचानक से कुछ हो जाएगा, तो मैं डरता भी हूँ। जब मैं बम्बई आया था तो मुझे एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने बुलाया था। अगर उस समय सब कुछ चीज़ें हो जाती तो ना बैंड बनता, हम्म। है ना, ना इतने मैं नाटक करता, ना इतना कुछ लिखता, है ना। तो मुझे यही लगता है कि जो नहीं भी होता है तो वो भी ठीक ही है, ताकि आप खुद को ग्रो कर सको, खुद को जान सको, खुद को महसूस कर सको। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, लाइक मंडी हाउस द बैंड, आपने ही बोला कि लोग आते जाते रहते हैं, एंड इवन इन स्टेज प्लेज ऑल्सो, नाटकों में भी आप दूसरे जी। काफी सारे लोगों के साथ काम करते रहते हैं। व्हाट इज द लाइक प्रोसेस, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट कैसा रहता है? कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट में लोगों के साथ म्यूजिक प्रोड्यूस करना और एक पूरा एल्बम रिकॉर्ड करना, और या गाना कोई रिकॉर्ड करना, उसके क्रिएटिव डिसीजंस, ताकि एक कोहेसिव साउंड आए, एक सिंगल आवाज निकल के बाहर आए उस कोलैबोरेशन में, उससे आप कैसे हैंडल करते अभी देखिए, थिएटर में कोलैबोरेशन में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप है ना एक लंबा समय देना पड़ता है, एक कमिटमेंट हैं? होता है। क्योंकि आप एक शो करके नाटक बंद नहीं करोगे, क्योंकि फिर क्यों ही बनाया नाटक आपने, है ना? तो आपको उसको करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, और फिर इस बहाने आप बहुत सारे लोगों को जानते हो करीब से जानते हो, क्योंकि एक स्पेस में एक बॉडी आपके साथ ट्रेवल कर रही है, आप घूम रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप डायलॉग बोल रहे हैं, तो बन रहा है, म्यूजिक भी साथ साथ बन रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अभी क्या है कि ये रिकॉर्डिंग वाला जो फंडा है, ये मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ कि मेरे गाने रिकॉर्ड हों, पर मैं हमेशा यही महसूस किया है अभी तक तो, कि जब भी मेरा गाना रिकॉर्ड हो के आने आने की कगार पे होता है, तो फिर वो उसका जो सोल है वो गायब रहता है, उतनी इंटेंसिटी नहीं रहती। तो मैं अभी भी ऐसे अरेंजर को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिले, और और मैं चाहता हूँ कि वो मिले और मेरे को बोले कि भाई तुम्हारी जो 80% है, मैं उसको 120% बनाने की तैयार हूँ। क्योंकि क्योंकि क्या हो जाता है कि ये बाजार का प्रेशर है ना, पॉपुलर बना देना, पॉपुलर हम्म। म्यूजिक जो जो साउंड चल रहा है उसी साउंड को लगा देना। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड करता हूँ अपने बैंड के गाने, और वो मेरा सुनने का मन करता है, लेकिन जब मैं कहीं उसको रिकॉर्ड करता हूँ वैसे, तो उसका गाना खराब हो जाता है, उसका उसका नहीं आता सोल, तो कहाँ चला जाता है वो बीच में। अगर मेरे में दिक्कत होती, म्यूजिक में दिक्कत होती, तो वो सोल जब हम लाइव गा रहे हैं तभी तो गायब हो सकता था। हम्म। लेकिन उसकी 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 प्रॉब्लम कुछ और है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भूखा बंदा रहेगा जो मेरे मेरे को समझेगा, मेरे सोल को समझेगा, इस म्यूजिक को समझेगा, उस मिट्टी को समझेगा, तो वो उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता है। अगर जो बंदा यहाँ बाजार में बैठा हुआ बंदा है, जो थोक के भाव में म्यूजिक बनाता है ना, उसके लिए तो आसानी है। अभी एक गाना मैं कर रहा था एक फिल्म के लिए, एक बहुत बड़े अरेंजर से बात हुई, उन डायरेक्टर ने मीटिंग करा दी। फिर वो मेरे गाने के साथ कुछ कर रहे थे, तो मेरे को देखा नहीं गया, फिर मैंने उनको बोला कि सर इसको ऐसे करेंगे तो थोड़ा खराब हो सकता है। तो वो ऑफेंड हो गए, वो फिर वो कहने लगे कि मैं इतनी बात तो मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी, है ना, प्रीतम का फोन देख, ये पड़ा हुआ है, अभी 1 घंटे बात करके रखा हुआ है, इतनी नहीं सुनता, तू निकल यहाँ से, मैं नहीं कर रहा। हम्म। तो मेरे को लगा कि यार अब ठीक है भाई, आप मतलब मैंने मैंने एक गाना बनाया है आज से 6 महीने पहले, उस गाने को मैं ज़्यादा जानता हूँ ना, मैंने कैसे सोचा है। आप भी जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो आप अगर जिस तरह के गाने बना रहे हैं उसी तरह के गाने हम बना देंगे तो फिर कुछ नया नहीं आएगा नया नहीं बाजार आएगा, में, राइट। नज़र नया नहीं आएगा। अभी अभी जैसे बहुत सारे गाने, जैसे पीयूष मिश्रा के गाने, है ना, तो उनके गाने अलग साउंड करते हैं। कोई बोलता कि अरे ऐसे नहीं रहेंगे गाने, ऐसे नहीं रहेंगे गाने, तो फिर तो वो खराब हो सकती, एक आवाज़ को तुम गलत कर दोगे, है ना, आवाज़ को तुम बिगाड़ दे रहे हो, आप उसके सुर को बिगाड़ दोगे, पर ये वाली बात है। बट फ्रस्ट्रेशन नहीं होता इन सबसे? मैंने उनको बोल दिया था कि सर मैं मिलूंगा, मैंने कहा मैं मिलूंगा, ऐसे करके मैंने उनको बोला था कि मैं मिलूंगा आपको,
और मैं धमकी नहीं दी थी, मैंने उनको बोला मैं मिलूँगा सर, इसी गाने के साथ मिलूँगा या दूसरे गानों के साथ मिलूँगा, पर मैं मिलूँगा आपको, अच्छा काम करता हुआ मिलूँगा। आप पावर में हैं, तो आप बोल सकते हो मेरे को, क्योंकि आसान है, पैसे का खेल है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, आपने बहुत काम किया है, आपको एरोगेंस भी है, आपका घमंड भी है। आपको थिएटर में ये नहीं है, सजेशन सुनते हैं लोग, बात करते हैं लोग, डिस्कस करते हैं, मैं एग्री नहीं करता। कोई डायरेक्टर लाइन, मैं राइटर, मैं अब लाइन लिख के ले जाता हूँ, मेरे एक्टर बोलते हैं कि इससे मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैं बदलता हूँ उनको, ऐसे नहीं कर देता। या फिर उनसे बोलता हूँ कि तुम इम्प्रोवाइज़ करो, फिर मैं देखता हूँ इसमें से कुछ निकल के आता है, तो वो करते हैं। तो कोलैबोरेशन है ना, मिल के बनेगी ना चीज़ें, कि एक आदमी ने बोल दिया मैं अंतिम सत्य हूँ, तो अंतिम सत्य तो कुछ भी नहीं होता। अंतिम सत्य तो फिर मृत्यु ही है, मरेंगे आप भी मरेंगे, हम भी। म्यूजिक इंडस्ट्री में कंपेयर टू थिएटर लोगों में ईगो ज्यादा है। म्यूजिक इंडस्ट्री को मैं तो ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ, मैं तो लाइव म्यूजिक वाले लोगों को जानता हूँ, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको जानता हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री में तो लोग हैं जो भी हैं, स्टार बन जाए अच्छी बात है, पर वही है कि मुझे कुछ कुछ लोग पसंद आते हैं, बहुत कम लोग पसंद आते हैं। पहले मुझे हर कोई पसंद आता था। हाँ, अभी मैंने तय किया हुआ है, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उनसे दूरी बना के रखता हूँ। मुझे लगता है कि अभी कोई हरकत करेगा तो मुझे नापसंद करना पड़ेगा, मेरा ही दिल टूटेगा, तो मैं दूरी बना के रखता हूँ। आपको क्या लगता है बट ये फ्यूचर में इसको बदलने का कोई स्कोप है क्या? वो तो बदलता ही है, लोगों के साथ ही बदलता है, लोगों के साथ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। अभी के लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, चाहे जितने स्टार भी हैं, जो नए लोग हैं वो सब सेंसिटिव है। अब उनमें एरोगेंस नहीं है, बेसिकली एरोगेंस नहीं है जैसे होती थी पहले, बहुत स्टार्स में होती थी। अब विकी कौशल में मिलेंगे तो बहुत आसानी से मिलेंगे, वरुण धवन में मिलेंगे तो बहुत सरलता से मिलेंगे, कार्तिक आर्यन में मिलेंगे तो सरलता से मिलेंगे, और या कोई भी सारा अली खान भी सरलता से ही मिलती है लोगों से जब भी उनको देखते हैं। और ये तो अभी आए सिंपल हुए हैं लोग, उनको पता चल गया कि काम से ही चलेगा मामला, ये एरोगेंस एटीट्यूड इससे नहीं चलेगा, क्योंकि मोहब्बत अल्टीमेट है, मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अभी मेरे को लेके जज करोगे आप बैठ के, मैं तो मेरे को बोलोगे कि आप ऐसे हो, ऐसे, इसको तो बैठना नहीं आता, इसको तो उठना नहीं आता, इसको चलना नहीं आता, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं जिनको मैं नहीं जानता, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो जिनको मैं नहीं जानता और वो मुझसे मिलते हैं तो मैं उनसे प्यार से मिल सकता हूँ। अगर मैं जिसे जानता हूँ और वो मुझसे प्यार से नहीं मिल रहा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को अच्छे लोग लगते हैं, जो सरल हैं, सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पंकज त्रिपाठी मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे सीनियर है पंकज दादा, वो भी मुझे पसंद है। उनकी वाइफ मृदुला भाभी, वो दोनों बहुत सिंपल लोग हैं। एक और कपल जो मुझे बहुत पसंद है, आशुष राणा और रेणुका जी, आशुष दा, तो वो सिंपल लोग हैं, सरल लोग हैं। उनसे मिलो तो वो बहुत मोहब्बत में आपको डुबा देंगे और आपको बड़ा कर देंगे। वो उनके सामने आप हल्का फील नहीं कर सकते, वो बड़ा कर देंगे आपको, तारीफ कर देंगे आपकी, खुश कर देंगे आपको। तो ये कुछ लोग हैं जिनको देख के लगता है कि हाँ, और भी लोग हैं, फिल्म मेकर भी हैं, अभी तो नए फिल्म मेकर भी आ रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अभी एक क्राइम का शो कर रहा हूँ, उसके दोनों डायरेक्टर बहुत ही सही है, बहुत सिंपल है, कोई चिल्लम चोट नहीं होती, सिंपल सरल काम करने के लिए करते हैं काम। ऐसा नहीं कि किसी को गाली दे रहे हैं, कोई हायरार्की है, अभी कम हो रही है, पहले थी अभी तो कम ही हो रही है। बहुत मोहब्बत पसंद लोग हैं और वही उन्हीं लोगों को मैं पसंद करता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आता। फिर किसी को एरोगेंस है, ईगो है, तो फिर अपने अंदर भी ईगो है भाई, हम भी तो कहीं से निकल के हैं, गांव देहात के लड़के हैं, फिर तो हैं औकात पे आ जाएंगे। हाँ, तो फिर हमारे अंदर भी ईगो है, चलो ठीक है भाई, दिखा लो, हम भी देखते हैं, हमारा भी टाइम आएगा। तुमको बना बनाया मिला, हमको बना बनाया नहीं मिला, हम बना रहे हैं, कभी तो मिलेंगे। हाँ, कभी तो मिलेंगे, और मिल ही रहे हैं। जहाँ पे तुम खड़े हो वहाँ पे हम खड़े हैं, तुम यहीं के हो, हम बाहर से आए हैं, तो कौन ने लंबा सफर तय किया, कौन आगे है? राइट, आई थिंक इसी प्यार मोहब्बत की बात पे हमको खत्म करना चाहिए। मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, आई रियली अप्रिशिएट यू डूइंग दिस। थैंक यू सो मच, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे को ये भी अच्छा लगा कि आपने इसको इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था उस बीच में बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे, फिर छोड़ दिया उन्होंने। मुझे लगता था कि करते रहते, और आज नहीं तो कल जिन लड़कों का आप इंटरव्यू कर रहे हो, जो बड़े लोग हैं उनको छोड़ के जो नए लड़के हैं, जिनमें मैं भी आता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं और आएंगे। मेरे को यही लगता है कि ये लड़के आगे चल के बड़े बनेंगे, राइट। और ये एक तरीके से पहली बात होगी जो लोग देखेंगे कभी ढूंढ के इसके फलाने बंदे ने तब ये कहा था, ठिकाने बंदे ने तब ये कहा था। बिफोर वी लीव, कैन यू आस्क पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बोहेमियन प्रोजेक्ट पॉडकास्ट? अरे ये तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, आप बोलो। ब्रीफ में इसमें लिखा है कि कहीं बोहेमियन प्रोजेक्ट है, तो इस चैनल से जुड़े आप लोग,
इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही सरल लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, मोहब्बत से भरे लोग आएंगे, इनसे मिलिए। और बहुत ही अच्छी बात करते हैं अर्षित जी भी, तो इनसे भी मिलें, इनसे बात करें। मैं तो इनसे लाइव भी मिलना चाहता हूँ तो आप लोग मिलें इनसे। धन्यवाद।